तो अगर हमारा मॉलिक्यूल स्टैटिक है और हम उस पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर अपना क्या दिखाएगा, एक इंपैक्ट दिखाता है, ठीक है ना। और स्टैटिक इलेक्ट्रोफील्ड डालने पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिरे हैं इसमें से अपोजिट सिरे की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना शुरू कर देता है, और जब वो इस तरह से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड है यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। सो और अगर ये मॉलिक्यूल घूम करके और इस तरह से इस पोजीशन में आ जाता है, तो इस पोजीशन में इस तरह का परपेंडिकुलर अगर ये स्टैटिक फील्ड हम इस पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉन्ड एक्सिस है वो बॉन्ड एक्सिस हमारा ये जेड एक्सिस है, और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो क्या लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, और परपेंडिकुलर लग रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड एक्सिस के अलोंग ही शिफ्ट होगा ना, या तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो सकता है या इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से शिफ्ट होता है तो बॉन्ड्स को तो हमें यूं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के वो इस तरफ मूव कर गए पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव स्टैटिक जो हमने फील्ड लगाया है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में जब ये परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस बॉन्ड एक्सिस के, उस समय लेस पोलराइजेशन होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल जीरो होता है, हम कहेंगे लेस पोलराइजेशन होगा या मिनिमम पोलराइजेशन होगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन तब होगा जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जिस कंडीशन को हमने यहाँ पर देखा, और ये जैसे जैसे घूमता जाएगा ये मॉलिक्यूल वैसे वैसे यहाँ पर पोलराइजेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर पोलराइजेशन कम होता गया तो हमारा जो भी कंपाउंड है वो दो तरीके से वो कंपाउंड जो है बिहेव करेगा। एक तो या तो वो रमन एक्टिव है कि जब भी हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं तो क्या वो स्पेक्ट्रम दिखाएगा, रमन स्पेक्ट्रम, और या वो रमन स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएगा, उसको हम बोलेंगे रमन इनएक्टिव। तो एक्टिव कब होगा, एक्टिव तब होगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और बॉन्ड एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्टिंग हो इनकी, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो वहां पोलराइजेशन होगा और हम कह सकते हैं कि वो रमन एक्टिव है। और इसी को हम मैथमेटिकली देख रहे थे, और हमने यहाँ पर मैथमेटिकली इसको देखते समय हमने यहाँ देखा कि साहब अगर आपका जो रेडिएशन है वो जब हम इस पर पास करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि उस समय मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही क्या है, नॉन चेंजिंग है, वहां पर वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मॉलिक्यूल भी किसी तरह का कोई मोशन नहीं दिखा रहा, वो भी बिल्कुल रेस्ट स्टेज में है, जिस तरह से हमने यहां बात की। तो हमारा जो डाइपोल है, जो पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन क्या होगा, वो हमारे पास में अल्फा ई होगा। ई क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। अब क्योंकि पहली सिचुएशन हमने यहां मान ली, दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टैटिक नहीं है, जो कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरह का होता है, इस तरह से वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल अपना बिल्कुल स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हमने इस इक्वेशन से निकाल ली, ठीक है ना। उसके लिए हम ये इक्वेशन देते हैं जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, ठीक है। और उसको अगर हम इस E की वैल्यू को, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाती है। और हमने यहां तक पढ़ा था कि ये इक्वेशन एक्चुअली क्या कर रही है या क्या आपको दिखा रही है। तो ये इक्वेशन आपको दिखा रहा है कि किस तरह से कोई मॉलिक्यूल जब स्टैटिक है और उस पर इस तरह के चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जब इंपार्ट किया जाता है तो वहां पर क्या होता है। अब होता यह है कि अगर मॉलिक्यूल स्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंजिंग है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ या इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है इस बॉन्ड की। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल ये भी क्या है, एक कब इस तरफ प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन चेंजिंग है, कभी ये पॉजिटिव होगा तो कभी ये निगेटिव होगा। तो ये जब निगेटिव होगा
तो उस समय इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ ये निगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कभी तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, कभी इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें भी एक तरह का ऑसिलेशन आ जाता है, या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी ऑसिलेट कर रहे हैं, ये भी चेंज हो रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना। और सर हमें पता है कि पॉजिटिव साइड ही मूव जी सर बेटा, पॉजिटिव साइड ही मूव करते हैं ना, सर पॉजिटिव साइड ही मूव करते हैं ना। भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपने अपोजिटिवली चार्ज्ड जो फील्ड है उसकी तरफ मूव करेगा। ठीक है ना। यस सर। हाँ, यस तो सर। अब जब यहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं, जो चेंज हो रहा है उसका इलेक्ट्रोफील्ड, तो ये मूवमेंट होने लगती है इलेक्ट्रॉन की भी। कभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल अगर मूवमेंट करता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, जो हमने अपने रदरफोर्ड के मॉडल में भी देखा था, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मॉलिक्यूल बिल्कुल स्टैटिक है और उस पर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देगा, मूव करवाना शुरू कर देगा या ऑसिलेट कराना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये खुद भी रेडिएशन इमिट करने लगता है और खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करने लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं किसी भी मॉलिक्यूल पर रेडिएशन डालता हूं, ठीक है, और उस पर मैंने जिस भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली है उसी फ्रीक्वेंसी को वो क्या करने लगेगा, इमिट करने लगेगा, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल स्टैटिक था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पर, जिसका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो डालने पर इलेक्ट्रॉन्स में भी मूवमेंट आ गई, जिसकी वजह से वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करने लगे और वो उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मैंने इस पर डाली थी। तो जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डाली और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट किया, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग। ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास में आया है, ये इक्वेशन क्या बताता है हमें, ये इक्वेशन हमें रेले स्कैटरिंग के बारे में शो करता है, रेले स्कैटरिंग शो करता है। ठीक है ना। और यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो हमने काम में ली है, ये वही फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं, है ना। और ये फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये फ्रीक्वेंसी वो थी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की चेंजिंग फ्रीक्वेंसी है और इसी से ये इक्वेशन ये आया। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है, जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। और यहां पर जो है वो जो हमने इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला है वो, ये दोनों जब सेम होती हैं, जैसा कि अभी आप लोग कह रहे थे कि अगर वो सेम एनर्जी की रेडिएशंस को इमिट करता है तो उस समय उसको हम रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है ना। इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से देखें, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और मान लीजिए कि आपका जो रेडिएशन है वो यहाँ 2 से 4 में हो रहा है। तो जब ये वापस इमिट करेगा तो ये क्या करेगा, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में यहां पर आ जाएगा। इसको ही हम बोलेंगे क्या, रेले स्कैटरिंग। लेकिन अगर ये यहां से इमिट हुआ, यहां से मूव किया और वापस क्या करेगा, ये इसके एक्साइटेड स्टेट है और इस एक्साइटेड स्टेट से ये क्या करेगा, ये यहां आ जाएगा। तो भी देखो इस पोजीशन और इस पोजीशन, इनकी एनर्जीज को अगर हम देखें तो ये जो E2 है ये क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, E1 है, तो ये ज्यादा एनर्जी का यहां पर हो रहा है। तो अगर E2 E1 से ज्यादा है तो जो लाइंस बनेंगी उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्टोक लाइंस बोलते हैं। लेकिन अगर ये रेडिएशन यहां से और कहां आ गया, यहां आ गया लोअर लेवल में,
गया ये यहां से था E1 से, और ये आ गया कहां पे, यहाँ पे E3 में। तो यहां पर जो E1 है उसकी वैल्यू ज्यादा है और E2 की कम है, ठीक है ना। तो ये लोअर एनर्जी लेवल में आ गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंटी स्टोक लाइंस बोलेंगे, जो लाइंस हमें रामन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है। खैर बहरहाल हम इस रेले स्कैटरिंग पे थे, और अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। तो देखो, एक बार हमने देखा कि आपका मॉलिक्यूल और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही क्या थे, स्टैटिक, कोई मूवमेंट वहां पर नहीं थी। ये पहला केस था। दूसरे केस में हमने देखा कि मॉलिक्यूल जो है वो तो कैसा है, स्टैटिक, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या थे, वो मूव कर रहे थे, है ना। वहां उसकी मूवमेंट देखी कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने अप्लाई किया था। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं जहां पर मॉलिक्यूल और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों क्या है, दोनों मूव कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो स्थिर तो नहीं रहता। वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ उसमें वाइब्रेशन हो रही होगी, कुछ कुछ सर कुछ आपकी उसमें आवाज नहीं आ रोटेशन। रही है। तो हमारे पास में अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये स्थिर तो नहीं होगा, इसमें किसी ना किसी तरह का कोई मूवमेंट हो रहा होगा, या तो ये वाइब्रेशन कर रहा होगा, या ये रोटेशन कर रहा होगा, या ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप के इसमें मोशंस हो सकते हैं, लेकिन हम इस बॉन्ड से रिलेटेड इस मॉलिक्यूल में दो तरह के मोशंस को कंसीडर कर रहे हैं, या तो वो वाइब्रेशन कर रहा होगा या रोटेशन कर रहा होगा, है ना। तो लेट्स से कि ये रोटेशन कर रहा है, तो क्योंकि हमारा जो पोलराइजेबिलिटी है, वो पोलराइजेबिलिटी वाइब्रेशनल मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, और अगर ये स्प्रिंग लाइक है, तो इसका यहाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, ये वाइब्रेशन कर सकता है और रोटेशन कर सकता है। तो मैं पहले इस रोटेशन वाले केस को लेकर के चलता हूं, हालांकि मैं वाइब्रेशन वाले केस को लेकर के चल चुका, और वहां पे मैं आपको थोड़ा सा एलिप्सॉइड के बारे में बता चुका हूं, क्योंकि एलिप्सॉइड ही क्या कर रहा है, एक्सिस को छोटा बड़ा हो रहा है, और वहां पर हमने डायरेक्शन को भी देखा है दोनों ही केसेस में, है ना। तो वापस हम चलते हैं अपनी जहां हम थे। तो मैं क्या कहने वाला था कि मॉलिक्यूल अब आपका और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही क्या है, चेंजिंग है। तो मॉलिक्यूल हमारा जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो मान लो कि ये मेरे पास में मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह का होगा। थोड़े समय बाद में ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, अगले कुछ टाइम बाद ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम बाद ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का हो जाएगा, और नेक्स्ट कुछ समय के बाद ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि ये मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन, और रोटेट कर रहा है तो अब इसका डायरेक्शन ये हो गया, फिर रोटेट करेगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, फिर रोटेट करेगा ऐसा हो गया, फिर रोटेट करेगा तो ऐसा हो गया। तो इट मींस एक चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें मूवमेंट है, और ये जो चेंजिंग हमारा जो मॉलिक्यूल है ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या इसमें भी किसी ना किसी तरह का मूवमेंट अगर होता है, तो जो पोलराइजेबिलिटी है, क्योंकि अब देख आप हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर होगा तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी लेस होगी। क्यों, क्योंकि इस समय जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से बैंड नहीं हो सकते, ये क्या हो सकते हैं, ये सिर्फ या तो इस मॉलिक्यूलर एक्सेस के इस तरफ जा सकते हैं या ये इस तरफ जा सकते हैं, है ना। तो मींस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा। इस कंडीशन में भी आप देखोगे ये सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है,
लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल इस तरह से मूव करने लगेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से लग रहा था, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का ये बॉन्ड का डायरेक्शन इस तरह से, तो यहां पर पोलराइजेशन कम हो जाएगा और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सबसे कम पोलराइजेशन होगा। फिर पोलराइजेशन थोड़ा सा बढ़ने लगेगा इस कंडीशन में और फिर यहां पर पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है। ओके, तो ये जो पोलराइजेबिलिटी है, ये जो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस रोटेटिंग मॉलिक्यूल की जो पोलराइजेबिलिटी है जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हो, ये क्या होगी, ये होगी आपकी अल्फा इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू टी। और ये किसकी वजह से है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी है ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो मोशन है, चाहे वो वाइब्रेशनल हो सकता है, वो रोटेशनल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप वाइब्रेशनल या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं, या तो वाइब्रेशनल या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी है। और जबकि हमने यहां जो न्यू लिया था, ये जो न्यू था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों चीजें समझ में आई कि ये जो न्यू है वो ये बता रहा है कि ये जो रेडिएशन हमारे पास में आ रही है, ये रेडिएशन किस फ्रीक्वेंसी के साथ में आ रही है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ में आ रही है ना, किस फ्रीक्वेंसी के साथ में मूव कर रही है। और यहां ये जो न्यू है वो ये बता रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये किस फ्रीक्वेंसी के साथ में वाइब्रेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है। ओके, और पाई आपको पता है, 2 आपको पता है ना, साइन आपको पता है। यहां बीटा क्या है, ये जो बीटा है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब हम इस कंडीशन में हैं उस समय मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा। यहां जब इस कंडीशन 2 में आएंगे तो यहां पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां जब हम इस थर्ड कंडीशन में आएंगे तो इस कंडीशन में बिल्कुल लेस हो जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा और यहां पर बढ़ जाएगा। और यहां पर जब हम इस कंडीशन में पहुंचेंगे, इस कंडीशन में फिर से मैक्सिमम पोलराइजेशन हो जाएगा। तो किस रेट से ये जो पोलराइजेबिलिटी है वो चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग है वो किस तेजी से हो रही है, किस रेट से हो रही है, उसको हम बोलते हैं बीटा। ओके, और ये म्यू नॉट, ये सॉरी अल्फा नॉट क्या है, ये अल्फा नॉट है इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उसमें पोलराइजेबिलिटी। क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि किसी न किसी एक ऐसी जगह होगी इस रोटेशन में या इस वाइब्रेशन में जो क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। जैसे अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी ए, ठीक है ना, और एक में लिखता हूं ए बी ए, एक में लिखता हूं ए बी ए, और एक में लिखता हूं ए बी ए, और या फिर मैं लिखता हूं, ये सारी की सारी कंडीशन देखो डिफरेंट है। यहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, ए और इस बी से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। इस कंडीशन में देखोगे तो ये दोनों ए बी के पास पास है। इस कंडीशन में देखोगे तो ए तो दूर है लेकिन ये वाला ए जो है वो पास है। यहां देखोगे तो ये वाला ए दूर है और ये वाला ए जो है वो बी के पास में है। और ये वाली कंडीशन ऐसी है जहां ये वाला ए और ये वाला ए दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं इस बी से। तो इस कंडीशन को मैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मान सकता हूं जहां पर ये बराबर डिस्टेंस में है दोनों एक, ठीक है ना। तो ये जो अल्फा नॉट है, ये अल्फा नॉट इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी है, मतलब जितना ये इस ए की तरफ मूव कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इस दूसरे ए की तरफ मूव करेंगे। तो इसको हम इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी मानते हैं, ठीक है। और ये पोलराइजेबिलिटी आपकी हो ही गई कि किस रोटेशन की वजह से जो पोलराइजेबिलिटी है। ओके, तो अगर हमारे पास में
अल्फा का वैल्यू ये आ जाता है, तो हमारा जो पोलराइजेशन है म्यू इक्वल्स टू अल्फा ई, यहां पर आप अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। सो ये हो जाएगा अल्फा म्यू इक्वल्स टू, अब इस की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, तो दिस इज अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू टी। ये न्यू आपको पता है, मैंने आपको बताया कि ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो भी फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में उसमें मूवमेंट हो रही है, वो वाला म्यू। और अब हमारे पास में आता है क्या, ये ई। तो देखो ये ई हम निकाल चुके, हमने इस ई को निकाला था, ये रहा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने उस पर अप्लाई किया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल करके, है ना, उसका एनर्जी हमने यहां पर दिया हुआ है, ये दिस इज ओके। तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते, मतलब लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या है हमारा, ये वैल्यू है हमारा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। अब देखो ये जो है न्यू जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है, दिस म्यू। और ये म्यू क्या है, ये मॉलिक्यूल की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो। तो आप यहां क्या कर सकते हो, यहां पर आप ये दो टर्म आ गई, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है। ये दोनों टर्म अलग अलग चीज बताती हैं। ये वाला जो टर्म है वो क्या बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किस तेजी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, या जो रेडिएशन आपने डाला है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, और वो आप यहां पर इस वाले टर्म से बता सकते हैं। और ये वाला जो टर्म है, ये टर्म क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जिस भी तरह का रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन है, उसकी पोलराइजेबिलिटी। तो ये बता रहा है क्या, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी कौन सी, किसकी वजह से, पोलराइजेबिलिटी बिकॉज ऑफ, और या यू कैन से दैट ड्यू टू मॉलिक्यूल का जो खुद का जो वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन है, उसकी वजह से जो पोलराइजेबिलिटी में चेंज आता है उसको। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन, ये जो पोलराइजेशन है म्यू, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रमन स्कैटरिंग। ठीक है। और ये वाला जो टर्म है, अगर हम ये कहें बीटा, बीटा मैंने क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, अगर ये जो बीटा का वैल्यू है, ये जो बीटा है, इफ बीटा इक्वल्स टू 0, अब बीटा इक्वल्स टू 0, ये कब 0 होगा, ये तब 0 होगा जब, अगर हम इस पर, ये मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल पर हम रेडिएशन पार्ट कर रहे हैं, और किसी भी सिचुएशन में, ये जितने भी सिचुएशंस हमने देखा है, इन सिचुएशन में इसकी मूवमेंट या रोटेशन होने पर भी इसका पोलराइजेशन, या हम ये कहें इसका डाइपोल मोमेंट चेंज ना हो। ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है जब हम इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं इस मॉलिक्यूल पर, लेकिन इसका डाइपोल चेंज नहीं हो रहा है, इसका ये जो म्यू का जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रहा है। मतलब उस समय हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ये जो म्यू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ये क्या है, 0, चेंज ही नहीं हो रहा, हमेशा हर सिचुएशन में सेम है। चाहे हमने इस सिचुएशन में ये हो, या यहाँ पर ये थोड़ा घूम गया मॉलिक्यूल, चाहे वो इस सिचुएशन में हो या फिर और घूम जाए और इस सिचुएशन में हो, हर सिचुएशन में इसका जो वैल्यू है पोलराइजेबिलिटी का वो सेम है। अगर
वो वैल्यू सेम होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीटा का जो वैल्यू है वो 0। अगर बीटा का वैल्यू 0 है तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप कह सकते हो कि इफ बीटा इक्वल्स टू 0 देन उस समय आपका जो पोलराइजेशन होगा वो पोलराइजेशन क्या होगा, वो पोलराइजेशन होगा आपका, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, सॉरी मैंने यहां बता दिया, ये वाला जो टर्म है सिर्फ ये अल्फा तो प्लस के साथ में, ठीक है ना, अल्फा नॉट। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी अल्फा नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। उस समय आपका पोलराइजेशन कुछ इस तरह का होगा। मींस ये जो म्यू का वैल्यू है वो बताता है आपका रमन स्कैटरिंग, और ये जो म्यू का वैल्यू है ये क्या बताता है, ये बताता है आपका रेले स्कैटरिंग। ठीक है, उस समय जो पोलराइजेशन हो रहा है उस समय जो म्यू का वैल्यू है वो इस इक्वेशन से आएगा, जहां पर सिर्फ ये वाला पार्ट आपको पता है ना, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी वाला पार्ट है। ओके, और उसकी एनर्जी वाला पार्ट है, इसका मतलब उस पर एनर्जी पड़ रही है और सेम वो उसी अमाउंट की एनर्जी को क्या करने लगेगा, लूज करने लगेगा। क्यों करने लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी इस तरफ मूव करेगा कभी इस तरफ मूव करेगा, तो ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है ये फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करने लगता है, रिलीज करने लगता है या इमिट करने लगता है। तो जो रेडिएशन हमने इस मॉलिक्यूल के ऊपर डाला वो इस इलेक्ट्रॉन के पोलराइजेशन की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये खुद से क्या करने लगता है, इमिट करने लगता है। वो ये बताता है रेलिंग स्कैटरिंग। तो उस इक्वेशन को हम या उस पोलराइजेशन को हम इससे निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम रमन स्कैटरिंग को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहां पे ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, यस सर। नाउ अब जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि ठीक है हमने बोल दिया, बता दिया कि साहब आपका जो मॉलिक्यूल है वो कब किस किस कंडीशन में, मतलब अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का है, स्टैटिक है या चेंजिंग है, मॉलिक्यूल स्टैटिक है या मॉलिक्यूल किसी तरह का कोई मोशन या चेंजिंग उसमें मोशन आपके पास में है, और हर कंडीशन के अंदर किस तरह से उसकी पोलराइजेशन होगी। इस वैल्यू को अगर आप निकाल लेते हैं तो अब जो बात आती है वो ये बात आती है कि कोई भी मॉलिक्यूल रमन एक्टिव कब होगा। तो रमन एक्टिव कब होगा, देखो जब बीटा की वैल्यू 0 होगी उस समय तो वो रेले स्कैटरिंग देगा, और लेकिन अगर बीटा की वैल्यू 0 नहीं हुई तो उस समय क्या होगा, उस समय ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपको क्या दिखाएगा, रमन स्कैटरिंग दिखाएगा। मींस रमन स्कैटरिंग दिखाने के लिए आपका जो बीटा है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि अगर आपका बीटा का वैल्यू 0 नहीं है तो वो क्या शो करेगा, वो हो जाएगा आपका रमन एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उस समय जो मॉलिक्यूल है वो रमन एक्टिव होगा। अब हम इन दोनों कंडीशंस को जरा मिलाकर के और एक मॉलिक्यूल पर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है, क्या वो मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव है। लेकिन आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि रमन एक्टिव होने के लिए बीटा का वैल्यू तो 0 है ही है ना, वो होना नहीं चाहिए 0। दूसरी चीज क्या है, बीटा का वैल्यू 0 कब नहीं होगा, वो बीटा का वैल्यू 0 तब नहीं होगा जब किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलराइजेशन है, ये जो म्यू का वैल्यू है, ये चेंज होना चाहिए। इट शुड बी चेंज्ड, इट शुड बी चेंज, इट शुड बी चेंज। ये अगर चेंज नहीं होता
तो वो रमन इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसको क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीटा की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। ओके, सो योर बीटा शुडंट बी 0, और या आप ये कह सकते हैं कि ये जो म्यू का वैल्यू है वो चेंज होना चाहिए, जो डाइपोल है वो चेंज होना चाहिए। अगर पहले भी डाइपोल उतना ही था, बाद में भी डाइपोल उतना ही है, तो मॉलिक्यूल क्या है, किसी तरह का कोई बिहेवियर ही नहीं दिखा रहा। उस पर लाइट रेडिएशन डाल दी तब भी वैसा ही है, और लाइट रेडिएशन जब हमने नहीं डाली थी तब भी वैसा ही था, तो वो रमन इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये जो है म्यू, ये चेंज होना चाहिए, और ये दो तरीके से चेंज होता है, ठीक है ना। यहां दो तरीके से, या तो ये जो म्यू का वैल्यू है, पहले मान लीजिए कि ये 10 था और अब हो गया ये 11, तो यहां पर चेंज हो गया, पहले 10 था अब 11 हो गया, यहां पर 1 का डिफरेंस आ गया, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो पोलराइजेशन है, यहां मैग्नीट्यूड 10 है, यहां मैग्नीट्यूड 11 है, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है, रमन एक्टिव मॉलिक्यूल जिसमें चेंज इन पोलराइजेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन। जरूरी नहीं है कि पोलराइजेशन पहले था और अब नहीं है, पहले कम था अब ज्यादा है, या पहले ज्यादा था अब कम है, किसी भी तरह का वहां पर क्या आना चाहिए, पोलराइजेशन में चेंज आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन पहली चीज जिस पर ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, अब देखो डायरेक्शन का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल आपका पहले इस तरह का है, बाद में फिर इस तरह का हो जाए, इनकी बीच की सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाए, या मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाए। तो यहां जो पोलराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट हो गया। यहां इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से मूव करेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं करेंगे। यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव तो इस तरह से करेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा बैंड है इसलिए कर जाएंगे, यहां पर भी कर जाएंगे, इस कंडीशन में नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो अगर बदलता है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर बीटा 0 नहीं रहने वाला, है ना। या ये कह सकते हैं कि म्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर पोलराइजेशन दिखा रहा है, यहां पे पोलराइजेशन नहीं दिखा रहा है या लेस दिखा रहा है, यहां पर पोलराइजेशन जो है वो इन दोनों के बीच का है। ओके, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा या नहीं होगा। ये दो चीज आपको देखने चाहिए, और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपको दिख रही है, या तो पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड और या पोलराइजेशन की डायरेक्शन, ये दोनों अगर चेंज हो रहे हैं या दोनों में से एक चेंज हो रहा है, तो वो मॉलिक्यूल आपका रमन एक्टिव होगा, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर अगर बीटा इक्वल टू 0 होगा तो सर म्यू चेंज होगा। देखो नहीं, देखो बीटा इक्वल्स टू अगर 0 हो गया तो म्यू चेंज ही नहीं होगा, है ना। चेंज क्यों नहीं होगा, आप यहां पर देखो, ये इक्वेशन है मेरा, है ना, ये वाला इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में आप एक चीज देखो, मैं इस इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाता हूं। ये इक्वेशन है बेटा, आप कह रहे हैं कि बीटा इक्वल्स टू 0, ये जो बीटा का वैल्यू है ये अगर 0 हो, तो देखो अगर बीटा का वैल्यू 0 हो गया तो ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपने यहां पे बीटा की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। अब जो टर्म आपके पास में बची वो क्या बची, वो इक्वेशन बचा आपका म्यू इक्वल्स टू अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। और ये न्यू क्या है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपने उस मॉलिक्यूल पे डाला है, ये मॉलिक्यूल है आपका, और इस पर आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डाला, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले, ये शिफ्ट होना शुरू किए, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि ये चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, हाँ या ना। ये रेडिएशन जो है इसका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ये चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कभी तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा,
कभी ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी तो इस तरफ जाएंगे और कभी इस तरफ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें खुद में एक मोशन आ गया, और खुद में अगर मोशन आ गया तो ये भी क्या करने लगेंगे, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करने लगेंगे। ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिलीज कर रहा है वो कौन सा वाला होगा, वो वही होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का होगा जिस फ्रीक्वेंसी का हमने इसके ऊपर डाला है। तो उस समय ये क्या दिखाएगा, उस समय ये रेले स्कैटरिंग दिखाने लगेगा, क्योंकि जैसा हमने डाला वैसा ही ये निकाल रहा है। तो इस समय क्या होगा, रेले स्कैटरिंग होगी। तो ये जो बीटा इक्वल्स टू 0 जो आप कह रहे हो, ये बीटा इक्वल्स टू 0 तब है जब हमें देखने को मिल रही है रेले स्कैटरिंग। उस समय ये रमन इनएक्टिव होगा, रमन इनएक्टिव। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू 0 नहीं है, तो इन केस जब बीटा का वैल्यू 0 नहीं है, उस समय जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। उस समय ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, दोनों फ्रीक्वेंसीज है, और दोनों फ्रीक्वेंसीज है, इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होने वाली है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है। यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, बीटा का वैल्यू 0 आते ही तो ये आ गया। अब बताओ यहां पर क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा पोलराइजेशन का, नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर तो जैसा रेडिएशन डाल रहे हैं उस रेडिएशन वो कुछ कर ही नहीं रहा, एज इट इज उसने उस रेडिएशन को इमिट कर दिया, जैसा डाला वैसा ही निकल गया बाहर। क्या डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो रहा है? अब डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन चेंज तो हमने यहां पर वो टर्म ही नहीं आ रहा है जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन की चेंज को दिखाए ये। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो जो मॉलिक्यूल है रमन एक्टिव होने के लिए पोलराइजेशन के मैग्नीट्यूड को या पोलराइजेशन की डायरेक्शन को उसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अगर वो चेंज करता है पोलराइजेशन तो वो रमन एक्टिव होगा, और नहीं करता है तो रमन एक्टिव नहीं होगा। अब हमारे पास में जो सवाल है वो ये है, हमें ये पता चल गया कि पोलराइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना, कब तो वो ज्यादा रमन एक्टिव होगा, कब वो कम रमन एक्टिव होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल एक, जैसे हमारा लाइन स्पेक्ट्रम आता है उसमें लाइन एक लाइन आ जाएगी और हम बोल देंगे कि ये रमन स्पेक्ट्रम की लाइन आ रही है। स्पेक्ट्रम तो आपको, जब आप स्पेक्ट्रम देखते हो तो स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देता है, स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का दिखाई देता है, कुछ छोटे पीक्स होंगे कुछ बड़े पीक्स होंगे, हाँ या ना। तो ये जो छोटे बड़े पीक्स ये जो आ रहे हैं इसका मतलब ये है, और यहां पर भी आप देख रहे हो कि जो मॉलिक्यूल है, जब मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर कंडीशन में है तो उसका पोलराइजेशन कुछ अलग है, जब मॉलिक्यूल इस कंडीशन में है तो उसका पोलराइजेशन कुछ और है, जब मॉलिक्यूल इस कंडीशन में है तो उसका पोलराइजेशन कुछ और है, और जब मॉलिक्यूल इस कंडीशन में है उसका पोलराइजेशन कुछ और है, और इनकी बीच की स्थिति भी हो सकती है। ये जो हमने 180 डिग्री इसको घुमाया है, इस मॉलिक्यूल को इस कंडीशन से और इस कंडीशन में लेकर के आए हैं, तो ये यहां तो 0.0001 डिग्री का भी अगर चेंज आता है तो पोलराइजेशन में बदल जाएगा, है ना। ये तो 90 डिग्री का चेंज आ गया, इस 0 डिग्री इस से लेकर के और 90 डिग्री तक बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और फिर यहां से जब वापस हम इस 180 डिग्री इसको घुमा देंगे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो जो आपका पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, और उसी वजह से आपको ये ग्राफ मिलेगा, लेकिन कभी तो वो ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे हम डिसाइड करें कि कब ज्यादा पोलराइजेशन होगा कम पोलराइजेशन होगा, इसको निकालने के लिए या इसको शो करने के लिए हम जो चीज काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, हमने परसों देखा था एलिप्सॉइड, है ना, हमने बताया था, ये कहां गया, ये रहा, ये जो इलिप्सॉइड है, इस इलिप्सॉइड के साइज से हम इसको शो करेंगे। अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेकर के, कुछ 2-3 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेकर के, और उसमें अलग अलग तरह के चेंजेस करा करके, चाहे तो उसमें हम वाइब्रेशनल चेंजेस कराएं या रोटेशनल चेंजेस कराएं, उनको करा करके और ये देखेंगे कब वो ज्यादा दे रहा है पोलराइजेशन, कब वो कम दे रहा है पोलराइजेशन, उसकी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि प्योर रमन स्पेक्ट्रम के लिए क्या एक जो
वेव नंबर है, जिस वेव नंबर पर वो लाइट इमिट कर रहा होगा, या रोटेशनल वाइब्रेशनल जब रमन स्पेक्ट्रम दिखा रहा होगा उस समय वो किस तरह का उसकी जो वेव नंबर होगी उसमें चेंज आएगा। तो ये सब चीजें जो है वो हम अपनी आने वाली क्लास में कल देखेंगे। ठीक है।